चुड़ैल बसंती के छोले कुलचे। आशीष नगर में बसंती अपनी माँ रानी और अपने पिता रघुनंदन के साथ बाजार से घर की तरफ जा रही थी कि तभी रघुनंदन का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में रघुनंदन की मौत हो जाती है। एक तरफ तो रघुनंदन की मौत एक्सीडेंट में होती है तो वहीं दूसरी तरफ चक्कर खाकर रानी बेहोश हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने की वजह से रानी के सर में बहुत ही गहरी चोट लग जाती है। ये देख बसंती दौड़ती हुई अपने माँ बाबा को हॉस्पिटल ले जाती है। एक तरफ तो बसंती की माँ रानी हॉस्पिटल में एडमिट रहती है तो वहीं दूसरी तरफ अब बसंती अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देती है। कुछ समय बाद बसंती अपनी माँ रानी को घर ले आती है। उसकी माँ कोमा में चली जाती है। अपनी माँ को कोमा में देख बसंती रोते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, ये मेरी किस्मत में तूने क्या लिख दिया। एक तरफ तो तुमने मेरे पिताजी को मुझसे छीन लिया तो वहीं दूसरी तरफ मेरी माँ यूं इस तरह बेड पर कोमे में पड़ी हुई है। अब मैं उनका इलाज कैसे करवाऊं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उनका इलाज करवा सकूं। इतना कहकर बसंती फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी मंदिर के पास उसको एक गुल्लक दिखाई देता है, जिसके बाद वो उस गुल्लक के पास जाती है और उस गुल्लक को फोड़ देती है। उस गुल्लक को फोड़ने के बाद उसमें से कुछ पैसे निकलते हैं। ये देख बसंती सोचते हुए खुद से बोलती है, आखिर मैं इन पैसों से अपना कौन सा कारोबार शुरू करूं जिससे मुझे ज्यादा पैसा भी मिल जाए और मेरी माँ भी ठीक हो जाए। वो खुद से ये बोल ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, छोले कुलचे ले लो गर्मा गरम, छोले कुलचे, माँ के हाथ के बने हुए स्वादिष्ट छोले कुलचे, एक बार खाओगे खाते ही रह जाओगे। उस छोले कुलचे वाले को देख बसंती सोचती है, क्यों ना मैं छोले कुलचे का ही कारोबार शुरू कर लूं, क्या पता मेरा बिजनेस अच्छे से चल जाए। इतना कहकर बसंती छोले कुलचे का सामान ले आती है और अगले दिन से वो छोले कुलचे बेचना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसकी दुकान वहां पर जम जाती है और उसकी बिक्री काफी अच्छे से होने लगती है। उसी के सामने कांचा नाम के एक आदमी की भी दुकान थी। लोग कांचा की दुकान पर न जाकर बसंती के ठेले पर जाया करते और उसी के छोले कुलचे खाया करते हैं। ये देख कांचा खुद से बोलता है, जब से ये यहाँ पर आई है तब से मेरी दुकान की तो बिक्री ही बंद हो गई है। इस बसंती को अच्छा सबक सिखाना ही होगा। अगर मैंने इसको कोई सबक नहीं सिखाया तो शायद ये मेरा धंधा चौपट कर देगी। वो इतना सोच ही रहा था कि तभी वो देखता है कि बसंती के पास एक भागा भागा छोटा बच्चा आता है और उससे बोलता है, अरे बसंती दीदी, आपकी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए आपको जल्दी मेरे साथ घर पर चलना होगा। अपनी माँ की तबीयत खराब सुनकर बसंती को कुछ समझ नहीं आता और वो रोने लगती है कि तभी उसकी नजर कांचा की दुकान पर पड़ती है और वो अपने ठेले की देखभाल के लिए कांचा को बोलती है, कांचा भैया, मेरी माँ की तबीयत अचानक ही बहुत ज्यादा बिगड़ गई है और इसलिए मुझे अपनी माँ के पास जाना होगा। क्या तुम कुछ देर के लिए मेरे इस ठेले की देखभाल करोगे? हाँ बहन, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे ठेले की देखभाल जरूर करूंगा। बसंती उसका धन्यवाद देकर वहाँ से भागते हुए चली जाती है और अब कांचा को उसका ठेला उजाड़ने का एक मौका मिल गया। उसके ठेले की तरफ देखता हुआ कांचा खुद से बोलता है, अब तो लाठी भी मेरे पास है और सांप भी मेरे पास है। इससे मैं सांप को भी मार दूंगा और मेरी लाठी भी नहीं टूटेगी। मुझे इस बसंती से अपना पीछा छुड़ाने के लिए इसके छोले कुलचे में कुछ न कुछ मिलावट तो करनी ही पड़ेगी, जिससे कि ये यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। इतना कहकर कांचा बसंती के छोले में जहर डाल देता है और जब बसंती वापस आती है और अपने छोले कुलचे को बेचती है तब उसके छोले कुलचे से कुछ लोग मर जाते हैं। ये सब जानने के बाद सभी गांव वाले बसंती के पास आते हैं और उसको खूब मारते हैं। अचानक ही एक औरत उसको इस कदर धक्का दे देती है कि बसंती का सर सीधा लोहे की रॉड में जा लगता है और इस तरह बसंती की मौत हो जाती है। उसको मरा हुआ लोग रोड पर ही छोड़कर चले जाते हैं कि तभी बसंती के शरीर में से बसंती की आत्मा बाहर आ जाती है और वो गुस्से में बोलती है, कांचा, कांचा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। एक बार बस मेरी माँ ठीक हो जाए, उसके बाद मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगी।
इतना कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है और अगली सुबह एक मामूली सी लड़की बनकर बसंती के ठेले को चलाने लगती है। देखते ही देखते अब वो बहुत सारा पैसा कमा लेती है, जिसके बाद वो चुड़ैल अपनी माँ का इलाज करवाती है। इस तरह 3 महीने बीत जाते हैं और उन 3 महीनों में बसंती चुड़ैल अपनी माँ को ठीक करवा देती है। और एक दिन जब बसंती मामूली इंसान बनकर छोले कुलचे बेच रही थी, तब उसके सामने कांचा आता है और कांचा को देख बसंती अचानक ही चुड़ैल के रूप में आ जाती है और हवा में उड़ते हुए अपने हाथों को लंबे कर कांचा की गर्दन पकड़ते हुए उसको हवा में उड़ा देती है और वो चिल्लाकर कांचा से बोलती है, अब तो नहीं बचेगा। तूने जिस तरह मुझे मरवाया उससे भी बदतर मौत मैं तुझे दूंगी। कौन है तू और मुझे इस तरह क्यों मार रही है? आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल और कांचा की इस तरह भिड़ंत को देख वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उन दोनों की बहस को देख उस भीड़ में से एक आदमी बोलता है, आखिर तुम कौन हो और इस कांचा भैया को क्यों मार रही हो? ये तो तुम लोग इस कांचा से ही पूछो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अरे गाँव वाले भैया मुझे बचा लो, ये चुड़ैल मुझे मार देगी। तू इसको सच बताएगा या नहीं? बताता हूँ। गाँव वालों, उस दिन जब तुम लोगों ने बसंती को मारा था तो उसके छोले में इसने मिलावट नहीं की थी, बल्कि मैंने ही इसके छोले में जहर मिला दिया था, क्योंकि ये मेरी दुकान को चलने नहीं दे रही थी। इसलिए मैंने इसको जड़ से ही खत्म करने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये वापस आ गई और अब ये मेरी जान के पीछे पड़ी है। उसकी ये बात सुनकर गांव वालों को गुस्सा आता है और गांव वाले कांचा से बोलते हैं, तुम जैसे कायर इंसान को तो मर ही जाना चाहिए, जो अपने फायदे के लिए लोगों का नुकसान करे। चुड़ैल बहन, तुम इसको खत्म कर दो। उसकी बात सुनकर चुड़ैल कांचा को एक भयानक मौत दे देती है और सभी लोगों से कहती है, मेरा बदला पूरा हो गया, मेरी माँ भी ठीक हो गई, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन अगर मेरे जैसे इस गांव में किसी के भी साथ गलत हुआ तो मैं इस बार फिर वापस आऊंगी और उनको अच्छा सबक सिखाकर जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद बसंती के छोले कुलचे उसकी माँ रानी बेचना शुरू कर देती है। रात का समय था। जिंदलपुर गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल में पुराना किला था। पुराने किले में एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था, लेकिन पुराने किले में वो दोनों पति पत्नी कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि मुर्दे थे। उन दोनों की ही मौत कई अरसे पहले हो चुकी थी और इस तरह वो दोनों भूतिया पति पत्नी थे। उस हवेली में राघव की चुड़ैल पत्नी राघव भूत से बोलती है, राघव जी, मुझे जानवर चाहिए। अगर मुझे जानवर नहीं मिला तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। आ गई समझ में? चंद्रिका, तुम ये कैसी बात कर रही हो? भला मैं जानवर कहाँ से ला कर दूं? अरे जानवर इस जंगल में दिखेगा तभी तो मैं तुझे जानवर खिलाऊंगा ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम जानवर नहीं लेकर आए तो मैं सच में तुम्हें खा जाऊंगी। और ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर मैं तुम्हें नहीं खा पाई तो मैं तुम्हारे दोनों दरिंदों को खा जाऊंगी। अपनी और अपनी दरिंदों की जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप मेरे लिए जानवर लेकर आ जाओ। चंद्रिका, तुम सच में बहुत जिद्दी हो। और भला इस तरह कौन करता है? चंद्रिका नाम है मेरा। ऐसा कोई और नहीं बल्कि चंद्रिका चुड़ैल करती है। मेरे दरिंदों, चलो इस जानवर लेने के लिए हमें इस हवेली से बाहर निकलना होगा। इतना कहकर भूत और भूत के 2 दरिंदे हवेली से बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद वो सभी पूरे जंगल में इधर से उधर भागने लगते हैं। भूत और दरिंदे भागते हुए जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जहां वो कुछ जानवरों को इधर से उधर खेलता हुआ देखते हैं। उन जानवरों को देख भूत अपनी दरिंदों से कहता है, देख रहे हो मेरे दरिंदों, ये जानवर किस तरह आपस में खेल रहे हैं। चलो चलकर इनके साथ थोड़ी सी मस्ती की जाए। हाँ भूत मालिक, हमें इस जानवरों के साथ जरूर खेलना चाहिए। नहीं मालिक, हमें इनके साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि अगर चुड़ैल को खाने में जरा भी देरी हो गई तो वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। उसने पहले ही हमें ये धमकी दे रखी है।
हाँ, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। हमें इन जानवरों को पकड़ के उस चुड़ैल के पास लेकर जाना होगा, वरना वो हमें खा जाएगी। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। पता नहीं मैंने कौन से जन्म में इस नालायक से शादी कर ली, और आज मरने के बाद भी वो मुझे सुकून से रहने नहीं देती। ये नहीं कि खुद का शिकार खुद ही करे। इतना कहकर भूत अपनी दोनों दरिंदों को जानवरों को उठाने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद वो दोनों दरिंदे जानवरों को उठाते हैं और हवा में उड़ते हुए चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। चुड़ैल गुस्से में दिल मिलाते हुए बोलती है, कहाँ है मेरा शिकार? अगर आज तुम लोग मेरे लिए शिकार नहीं लाए होगे तो काल देवता की कसम मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अरे डार्लिंग, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए बड़े बड़े 2 हिरन लाया हूँ। क्या तुम उसे खाकर अपना पेट नहीं भरोगी? कहाँ? जल्दी दो, मेरे पेट में भूख से बड़े बड़े चूहे दौड़ रहे हैं। तो अपने पेट से उन चूहों को निकाल कर खा जाती ना। अब लोगों से इतनी मेहनत क्यों करवाई है तूने? तुझे जानवर खाना है या नहीं? अगर खाना है तो मुंह बंद करके चुपचाप खड़े रहे। इस तरह वो चुड़ैल एक हिरन अपने भूतिया पति को देती है और दूसरा हिरन खुद बड़े ही चाव से खाने लगती है। कुछ समय बाद वो दोनों उसी हिरन को खाकर खत्म कर देते हैं और हिरन की हड्डियों को अपनी दरिंदों के सामने फेंक देते हैं। अब सुबह होने वाली थी। सुबह की रोशनी देख चुड़ैल बोलती है, अरे जानो, सुबह होने वाली है, अब मुझे नींद आ रही है। चलो चलकर सो जाते हैं। बाकी ये दरिंदे तो हमारी रक्षा के लिए यहाँ पर तैनात हैं ही। भूत उसकी बात से सहमत हो जाता है, जिसके बाद चुड़ैल और भूत दोनों ही गायब हो जाते हैं और एक बार रात की चांदनी फिर उजागर होती है और उस चांदनी को देख चुड़ैल अपने पति से बोलती है, आज मेरा मन गांव में जाकर गांव के जानवरों को खाने का है, क्योंकि अब इस जंगल में जानवर नहीं बचे। क्यों राघव, क्या कहते हो तुम? हाँ, बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। चलो यहाँ से चलकर अब अपना आतंक हम गांव में फैला देते हैं। तो देर किस बात की जानो, चलो। इतना कहकर वो दोनों भूतिया पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और मस्त मगन होकर गांव में निकल पड़ते हैं। गांव में जाने के बाद वो दोनों पति पत्नी अपना आतंक बुरी तरह फैला देते हैं। वो कभी किसी के घर के कुत्ते को मारकर खा जाते तो किसी के घर की बकरी खा जाते। धीरे धीरे उन लोगों का यह आतंक बढ़ने लगा और उस आतंक को देख गांव के लोग आपस में बोलते हैं, अरे गांव वालों, यहाँ पर अब हमारी बकरियां, कुत्ते, गाय, भैंस सब चोरी हो रहे हैं। आखिर ये सब जा कहाँ रहे हैं? ये तो नहीं पता, लेकिन अगर हमें इस चोर को पकड़ना होगा तो हमें पुलिस थाने में अर्जी देनी होगी। सभी गांव वाले अब उस औरत की बात से सहमत होते हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर अपने जानवरों की चोरी की वारदात पुलिस को बता देते हैं और इस तरह गांव वालों की रिपोर्ट पुलिस अपने थाने में लिख लेता है। पुलिस जानवरों के चोर को ढूंढती है, लेकिन उसको कहीं भी कोई भी सबूत नहीं मिलता और हार कर पुलिस इस केस को बंद कर देती है। लेकिन गांव वालों के मन में अभी भी ये बात चल रही थी कि आखिर कौन है जो गांव के जानवरों को गायब कर रहा है। अब रात के समय दोनों भूतिया पति पत्नी एक बार फिर गांव में आते हैं और गांव में एक भी जानवर को ना देखकर दोनों चिल्लाते हुए बोलते हैं, यहाँ पर तो एक भी जानवर नजर नहीं आ रहा है। अब मैं क्या खाऊंगी? मैं इन इंसानों को नहीं छोड़ूंगी, अब मैं इन्हें भी खा जाऊंगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर अब सभी गांव वालों की आंखें खुल जाती हैं, जिसके बाद सभी गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं। वो लोग जैसे ही अपने घर से बाहर निकलते हैं वैसे ही वो एक चुड़ैल को अपने गांव के अंदर पाते हैं। ये देख गांव की गंगा बोलती है, अरे दादा, यहाँ पर तो एक भूत और भूतनी है। हम तो सोच रहे थे कि कोई इंसान हमारे जानवरों को चुरा चुरा कर ले जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो कोई इंसान नहीं बल्कि ये दोनों भूतिया पति पत्नी हमारे जानवरों को चुरा चुरा कर खा रहे हैं। गंगा की बात सुनकर भूत बोलता है, हाँ, हम ही वो लोग हैं जो जानवरों को चुरा चुरा कर खा रहे हैं। तुम हमें रोक सकती हो तो रोक के दिखा दो।
इस तरह वो भूतिया पति पत्नी गांव के लोगों पर भी अब हमला करना शुरू कर देते हैं और अंधाधुंध लोगों को मारने लगते हैं। ये सब देख गांव वालों के मन में खौफ बैठ गया था और सभी गांव वाले अब दौड़ते हुए अपने अपने घरों में जाकर छुप जाते हैं। और कुछ समय बाद जब सुबह होती है तो ये बात सरकार को पता चल जाती है कि वहां पर कोई भूतिया पति पत्नी उस गांव के ऊपर अपना आतंक फैला रहे हैं और इसीलिए सरकार गांव वालों को उस गांव से दूसरे गांव में शिफ्ट कर देते हैं और उस गांव और उस जंगल को बैन कर देते हैं। और इस तरह वो चुड़ैल और भूत किसी भी इंसान के जानवरों को मारकर नहीं खा सके, क्योंकि वहां पर ना तो कोई इंसान था और ना ही जानवर। मटके वाली चुड़ैल। रात का आधा समय बीत चुका था। चारों तरफ एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। सभी गांव वाले अपने अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे थे। तभी कमला की खिड़की को चीरते हुए एक डरावनी आवाज उसके कानों में पड़ती है, जो कहती है, कमला, कमला। आवाज सुनकर बूढ़ी कमला नींद से जाग जाती है और चारों ओर देखते हुए कहती है, कौन है? अरे मैं पूछती हूँ कौन है? लगता है कोई चोर लुटेरा घुस आया है। अभी अकल ठिकाने लगाती हूँ। इन बूढ़ी हड्डियों में बहुत जान है। मैं अकेली बुढ़िया ही 10 के बराबर हूँ। ये कहकर कमला दरवाजे के पीछे खड़े उठकर दरवाजा खोलती है। तभी वो देखती है कि वो गरीब सी औरत सिर पर 13 मटके लिए उसके घर के बाहर नाच रही थी, जिसके सबसे ऊपर के मटके में आग जल रही थी। तभी कमला की नजर उसके उल्टे पैरों पर पड़ जाती है और वो बोल पड़ती है, अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। जल्दी से दरवाजा बंद करना होगा। डर के मारे कमला की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी और वो कंपकपाती हाथ को आगे बढ़ाकर फटाक से दरवाजा बंद कर देती है। घर की खिड़की से बाहर ताकने लगती है कि तभी वो मटके वाली चुड़ैल आग जलता हुआ पहला मटका उसके घर के आगे गिराकर वहां से गायब हो जाती है। अगली सुबह कमला सभी गांव वालों को रोककर उनसे कहती है, अरे रुको रुको रुको, मेरी बात सुनो। पता है कल मेरे घर के बाहर एक अजीबोगरीब चुड़ैल सर पर मटका धरकर नाच रही थी और फिर उसने सबसे ऊपर वाला मटका मेरे घर के आगे तोड़ा और गायब हो गई। कमला काकी, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, रास्ता छोड़ो हमारा। हाँ, तुम्हारे पास भले ही बहुत पैसे हैं, पर हमें अपने घर की दाल रोटी चलाने के लिए दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। गांव में रहने वाला कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। सभी अपने अपने कामों में मगन हो जाते हैं और रात में एक बार फिर से कमला के कानों में किसी के नाचने की आवाज सुनाई पड़ती है और वो जैसे ही खिड़की पर आती है तो देखती है कि वही चुड़ैल फिर से सिर पर मटका लिए नाच रही है। फिर उसके ऊपर आग जल रहे एक और मटके को तोड़कर वो गायब हो जाती है और कमला के बूढ़े माथे पर चिंता की अनेकों लकीर पड़ जाती हैं। वो कहती है, आखिर वो मटके वाली चुड़ैल मेरे ही घर के आगे नाचकर क्यों मटके तोड़ रही है? सुबह होने पर कमला मंदिर में रहने वाले सबसे ज्ञानी पंडित के पास आकर मटके वाली चुड़ैल के बारे में बताते हुए कहती है, पंडित जी, उस दिन जब पहली बार वो चुड़ैल आई थी तो उसके सर पर 13 मटके थे और तब से वो हर रात आकर मेरे घर के आगे एक मटका तोड़कर गायब हो जाती है। चुड़ैल के सिर पर 13 मटकों की तात्पर्य तुम्हारी 13वीं से है। तुम्हारी अंत की घड़ी निकट है। जिस दिन उन 13 मटकों में से आखिरी मटका टूट जाएगा उस दिन तुम्हारी सांसें भी टूट जाएंगी। पंडित जी, क्या उस मटके वाली चुड़ैल से बचने का कोई उपाय, कोई हल नहीं है? है। अगर तुम्हें उस मटके वाली चुड़ैल से अपने जीवन को बचाना है तो तुम्हें दान जैसे अच्छे काम करने होंगे, तभी जाकर ईश्वर तुमसे प्रसन्न होगा और हो सकता है तब वो चुड़ैल तुम्हें छोड़ दे। ये सुनकर कमला अपने घर आ जाती है और दरवाजा बंद करते हुए दीवार पर टंगी अपनी तस्वीर को हटाकर खुफिया दीवार से ईंटों को निकालने लगती है और उसके अंदर रखे धन से भरे मटकों को बाहर निकालती है और कहती है, जान है तो जहान है। इन मटकियों में पड़ा धन, रुपया, पैसा मेरे किस काम का? अगर इन्हें दान पुण्य में बहाकर उस मटके वाली चुड़ैल से मेरी जान बच सकती है तो मैं इन्हें दान ही कर दूंगी। कमला उन मटकों के मुंह पर बंधे लाल कपड़े को हटाकर उनमें पड़े सोने चांदी के सिक्के और पैसों को दान करते हुए लोगों को देने की कोशिश करती है। ये देखकर गांव वाले कहने लगते हैं, अरे कमला काकी,
आज तुम्हारे मन में ये दान पुण्य करने का विचार कैसे आ गया? अरे केशव, ये सोने चांदी के सिक्के मत लेना। सुना है इसके घर पर एक मटके वाली चुड़ैल का साया मंडरा रहा है। मंदिर के पंडित जी ने इसे सलाह दी है कि उसे बचाव के लिए दान पुण्य करे। ना बाबा ना, इसका ये दान मत लेना, वरना वो मटके वाली चुड़ैल फिर हमारे घर के आगे मौत का नाच नाचेगी। सभी लोग कमला से मुंह मोड़कर चले जाते हैं। रात होने पर वो मटके वाली चुड़ैल फिर से कमला के घर के आगे सिर पर आग जलते मटके धरकर मौत का नाच नाचती है और मटका तोड़कर गायब हो जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और कमला परेशान होकर फिर से मंदिर के पुजारी के पास आकर कहती है, पंडित जी, आपने जो हल दिया था वो तो निष्फल हो गया। गांव का कोई भी इंसान मुझसे कुछ नहीं लेता और ना ही कोई परिंदा मेरे बनाए 56 भोग पर चोच मारता है। कमला, क्या गांव के लोगों के साथ तुम्हारा मेल मिलाप नहीं, जो वो तुमसे कुछ नहीं ले रहे? सारी मेरी गलती ही है, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। रामगढ़ गांव में रहने वाली कमला एक बेहद ही कंजूस लड़ाकू किस्म की बुजुर्ग औरत थी। इसी वजह से उसकी किसी से नहीं बनती थी। कमला के पास वैसे तो बहुत सारा धन था। उस धन को उसने मटके में भरकर अपने घर की दीवार के खुफिया ठिकाने में छुपाए रखा था। जब कभी वो रात को सोती तो उसकी एक नजर उस दीवार पर ही रहती थी। एक रोज इसके दरवाजे पर एक तपस्वी आता है और कहता है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। कोई है क्या? कोई साधु की पुकार को सुन रहा है? आवाज सुनकर कंजूस कमला बाहर निकलती है और उसे खरी खोटी सुनाते हुए कहती है, अरे ओ तपस्वी भिखारी, चल निकल मेरे घर के दरवाजे से। आ जाते हैं मुंह उठाकर मुफ्त की ठूसने। तपस्वी के साथ ऐसा रूखा बर्ताव देखकर सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं, अरे कमला काकी, इतना धन बचाकर कहाँ ले जाओगी? थोड़ा दान कर दोगी तो क्या घट जाएगा? अरे तपस्वी के अंदर स्वयं शिव का वास होता है। इस बुढ़ापे में भी दान पुण्य नहीं करोगी तो क्या धन लेकर मरोगी? तुम सब अपना ज्ञान अपने पास रखो, और इतना ही तपस्वी का ध्यान है तो इसे अपने घर क्यों नहीं ले जाते? मेरा धन मैं ऐसे कैसे किसी पर लुटा दूं? अरे उम्र बढ़ने के साथ लोग दान पुण्य जैसे नेक काम करते हैं, पर आपके तो जितनी उम्र बढ़ रही है भेजा उतना ही खिसकता जा रहा है। क्या करोगी मटके में रखे उन सभी धन का? कमला पर किसी की बातों का कोई असर नहीं पड़ता और लगातार कमला अपनी कंजूसियों को बढ़ाती चली जाती है। गांव के लोगों को अपने अमीरी के बलबूते पैरों के तले रौंद कर रखती है। शायद मेरी गलती की सजा मुझे इस तरह मिल रही है। उस चुड़ैल के सर पर सिर्फ आखिरी मटका बच गया, अब मेरा क्या होगा? हो सकता है कमला कि अभी तुम्हारे अंदर कुछ स्वार्थ हो। अपने उस स्वार्थ को यहीं इस पवित्र स्थान में पूरी तरह से दफन कर दो। शायद मेरी गलती की सजा मुझे इस तरह मिल रही है। उस चुड़ैल के सर पर सिर्फ आखिरी मटका बच गया, अब मेरा क्या होगा? पंडित जी, मेरा ये धन अब मेरे किसी काम का नहीं है और ना ही कोई मेरे हाथों से इसे लेने वाला है। आप इस धन का प्रयोग करके एक ऐसा आश्रम बनवा दीजिएगा जहाँ थके मांदे तपस्वी रह सके। आयुष्मती भव, ईश्वर तुम्हारा भला करे। फिर कमला घर आ जाती है और रात होने पर वो कहती है, आज अगर वो मटके वाली चुड़ैल मुझे ले जाएगी तो भी कोई बात नहीं, पर आज दान करके मेरे मन में एक अलग ही शांति है। ये बोलकर कमला आधी रात को दरवाजा खोलकर उस मटके वाली चुड़ैल का इंतजार करती है। तभी वो चुड़ैल उसके सामने प्रकट होकर कहती है, कमला, तुमने समय रहते अपना हृदय परिवर्तन किया और तपस्वियों के लिए नेक काम किया, इसीलिए मैं तुम्हें बख्शती हूँ और ये आखिरी मटका तुम्हें देती हूँ। इसका धन कभी भी समाप्त नहीं होगा। इतना बोलकर मटके वाली चुड़ैल गायब हो जाती है और कमला एक सुकून भरी सांस लेती है। दोस्तों, जिंदगी वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए जी जाए, जो दूसरों के लिए जिए वही असली जिंदगी है। रात के समय कुछ चुड़ैल सरोवर नदी में आती हैं और बोलती हैं, ये नदी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो।
ये नदी सिर्फ और सिर्फ हमारी है, लेकिन इस नदी को अपना बनाने से पहले इस नदी की सारी जल परियों को यहाँ से निकाल फेंकना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये नदी हमारी कभी नहीं होगी। अरे कभी तो शुभ बोला किया कर, जब देखो तब उल्टा ही बोलती रहोगी। जैसा मेरी बड़ी बहन बोल रही है वैसा ही बोल। ये नदी हमारी होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इस नदी पर अपना कब्जा करके रहेंगे। ये नदी हमारी होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इस नदी पर अपना कब्जा करके रहेंगे। इतना कहकर वो सभी चुड़ैल हंसने लगती हैं और चुड़ैलों की हंसी सुनकर वहाँ पर कुछ जलपरियां प्रकट हो जाती हैं और उन चुड़ैलों को देखकर मरीना जलपरी बोलती है, तो फिर से आ गई तुम सब? तुम चाहे कुछ भी कर लो, ये नदी तुम लोगों के हाथ कभी नहीं लगेगी। तुम इस पर अपना कब्जा चाहती हो ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम इस पर कब्जा कभी नहीं कर सकती। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम लोग इस नदी पर कब्जा नहीं कर सकते। अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम हमारी नदी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कब्जा तो दूर की बात, तुम हमारी नदी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। विश्वास नहीं है तो आजमा कर देख लो। उसकी ये धमकी सुनकर चुड़ैल अपने एक हाथ में तलवार लाती है तो दूसरे हाथ में कटार लेकर लाती है और दौड़ते हुए जलपरियों की तरफ हमला करने जाती है कि तभी मरीना अपने दोनों हाथों को उठाती है और दोनों हाथों से जादू करते हुए एक तेज रोशनी वाला चमकता हुआ गोला बना लेती है। एक तरफ तो वो सारी चुड़ैल जलपरियों पर हमला करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जलपरियां अपने बचाव के लिए अपने जादू को चुड़ैलों के ऊपर फेंकती हैं। इस तरह उन दोनों की शक्तियां आपस में टकराकर एक आग का गोला बनकर नीचे जमीन पर गिरने लगा। इस तरह दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। देखते ही देखते अब सुबह होने वाली थी। सूरज को निकलता हुआ देख सभी चुड़ैल जलपरी को धमकी देते हुए बोलती हैं, हम वापस आएंगे और जब वापस आएंगे तब इस नदी को अपने कब्जे में कर लेंगे। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और सभी जलपरियां भी अपने अपने घरों में जाने लगती हैं। कुछ समय बाद सभी जलपरियां पानी के नीचे एक झुंड बनाती हैं और आपस में बात करते हुए बोलती हैं, मरीना बहन, हमें इस चुड़ैल का कुछ न कुछ तो जरूर करना होगा, वरना ये हमारे इस नदी पर कब्जा कर लेंगे। तुम बोल तो बिल्कुल सही रही हो, लेकिन हम इनसे अपनी नदी को कैसे बचाएं? एक तरफ तो जलपरियां पानी के नीचे आपस में सलाह मशवरा कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ नदी के ऊपर कुछ लोग नदी के झरने में नहाने के लिए आते हैं। वो उस नदी को देखकर हैरान हो जाते हैं और आपस में बोलते हैं, ओह गॉड, नदी कितनी प्यारी है। इस नदी में एक ब्यूटीफुल झरना भी है और उस झरने के पास देखो छोटे छोटे फ्लावर्स भी हैं। हाँ, तुम बोल तो सही रहे हो राहुल, क्यों ना हम इस झरने में 1 by 1 नहाएं? वेल, आइडिया बुरा नहीं है। और इस तरह वो सभी दोस्त उस झरने में नहाने के लिए उतरते हैं। एक तरफ तो वो लोग नहा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ये भयानक चुड़ैलों की नाक तक इंसानों की खुशबू पहुंच जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि इस नदी में कुछ इंसान आए हैं। इंसानों की खुशबू सूंघकर चुड़ैल अपने एक हाथ में कटार और दूसरे हाथ में तलवार लेकर उनकी तरफ उनको मारने के लिए दौड़ रही थी। पीछे से एक जलपरी ये सब नजारा देख रही थी। वो तुरंत नदी में छलांग लगाती है और नदी के बिल्कुल निचले भाग में जाकर अपनी रानी मरीना को सारी बात बता देती है। ये सब सुनकर मरीना के होश व हवास उड़ जाते हैं। मरीना जल्दी जल्दी तैरते हुए पानी के ऊपर आती है, जहाँ वो देखती है चुड़ैल और इंसान आपस में बात कर रहे हैं। हम सभी लोग तुम इंसानों को नहीं छोड़ेंगे। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? आखिर तुम हो कौन और तुम हमें इस नदी में नहाने के लिए मना क्यों कर रही हो? क्योंकि ये नदी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। हम नहीं चाहते कि इस नदी में सिवाय हमारे कोई और रहे। उन दोनों की ये बात सुनकर मरीना बीच में बोलती है, झूठ, तुम कितनी बड़ी झूठी हो, है ना? ये नदी हमारी है और तुम इस नदी के ऊपर कब्जा करने की सोच रही हो। अभी ये नदी तुम्हारी नहीं है जो तुम इसे अपना नाम दे रही हो। उस नदी के अंदर चुड़ैल और जलपरी को देखकर वो तीनों दोस्त हैरान हो जाते हैं और घबराते हुए पूछते हैं, क्या मैं जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ वो सब सच है? यहाँ पर भला चुड़ैल और जलपरी कैसे आ सकती हैं और वो दोनों इस नदी के लिए लड़ रही हैं? How is that possible? तुम जो भी देख रहे हो वो सब कुछ सच है राहुल। ये चुड़ैल बुरी आत्माएं हैं जो कि हमारी इस पूर्वजों की नदी पर कब्जा करना चाहती हैं। लेकिन क्यों ये चुड़ैल इस नदी पर कब्जा करना चाहती हैं? आखिर इनको इस नदी पर कब्जा करके मिलेगा क्या? वो तो हम नहीं जानते। ये राज तुम्हें कभी पता भी नहीं चल पाएगा कि हम इस नदी पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं। तुम ऐसा क्यों कर रही हो?
आखिर इस नदी के लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और तुम हम इंसानों को इस नदी में क्यों नहीं नहाने दे रही? बल्कि ये नदी तो तुम्हारी है ही नहीं, फिर भी तुम इस पर इस तरह हक जता रही हो जैसे कि ये नदी तुम्हारी है। आखिर क्यों कर रही हो तुम इस नदी पर कब्जा? हम कब्रिस्तान से छूटी हुई कुछ चुड़ैलें हैं। हमें अब ना तो कब्रिस्तान में जगह मिल रही है और ना ही धरती पर, इसीलिए हम लोगों ने अपनी दुनिया इस नदी के अंदर बनाने की सोची, लेकिन इन लोगों ने हमें यहाँ पर भी जगह नहीं दी। इसलिए अब हम इस नदी को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नदी हमें आसानी से मिलने वाली नहीं है, इसीलिए हम इस नदी को छीन लेंगे। वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी ना, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उसी तरह हम भी इस नदी को छीन लेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम अपने मकसद में कामयाब कभी नहीं हो सकती, समझी तुम? उसकी ये बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और चुड़ैल एक बार फिर अपने भूतिया जादू से जल परियों के ऊपर हमला करने लगती है और एक बार फिर जल परी अपनी शक्तियों से खुद का बचाव करने के लिए गोला धारण कर लेती है। लेकिन इस बार वो सिर्फ और सिर्फ जल परियों की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उन 3 दोस्तों के लिए भी था जो मामूली इंसान थे। वो सारी चुड़ैलें कभी आग, कभी गोला जल परियों पर फेंकती तो कभी मुंह से आग निकालती। ये सब देखकर वो सभी इंसान डर जाते हैं और डर कर भागने की कोशिश करते हैं कि तभी एक चुड़ैल राहुल को अपनी जीभ से पकड़कर हवा में उड़ा देती है और उसको खाने के लिए धीरे धीरे अपनी जीभ अंदर करने लगती है। तभी शांति अपनी जेब में से एक छुरा निकालती है और उस चुड़ैल की जीभ को काट देती है। इस तरह राहुल पानी में गिर जाता है। ये देखकर चुड़ैलों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एक बार फिर वो उन पर हमला करती है। लेकिन इस बार मीना के गले में लॉकेट होने की वजह से चुड़ैलों का जादू उनके ऊपर न जाकर उल्टा चुड़ैल के ऊपर ही चला जाता है और इस तरह वो सभी चुड़ैल जलने लगती हैं और जलते हुए बोलती हैं, तुमने अपने इस शीशे वाले लॉकेट से हमारा जादू हम पर आजमा तो लिया, लेकिन याद रखना हम वापस आएंगे और जब आएंगे तो इस नदी के साथ साथ इस पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। तुम उस दिन का ध्यान रखना जिस दिन हम सभी चुड़ैल वापस आएंगे। इतना कहकर चुड़ैल जलकर मर जाती हैं और सभी दोस्त जल परियों का धन्यवाद करते हुए बोलते हैं, आप सभी जल परियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने हम लोगों की जान बचाई। आप सभी जल परियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने हम लोगों की जान बचाई। आप सभी जल परियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने हम लोगों की जान बचाई। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप हमारी इस दुनिया के राज को राज ही रखना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इंसानी दुनिया में जलपरी होने वाली बात पहुंचे। यदि जलपरियों की बात इंसानों के बीच जाएगी तो वो हमें ढूंढते हुए जरूर यहाँ तक आएंगे और हमें मार कर ले जाएंगे। इस तरह हम किसी की भी जान नहीं बचा पाएंगे। आप बेफिक्र रहिए, हमें से कोई भी किसी को कुछ नहीं बताएगा। इतना कहकर वो तीनों दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं और सभी जलपरियां अपनी अपनी दुनिया में चली जाती हैं और अब सभी लोग खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। रात के काले अंधेरे में एक आदमी एक पुराने घर की तरफ से जा रहा था कि तभी उसको किसी के रोने और सिसकने की आवाज आती है। आवाज का पीछा करते हुए वह आदमी उस पुराने घर के अंदर जाता है। कौन है? उसके इतना बोलते ही वह आवाज अचानक ही बंद हो जाती है, जिसके बाद वह आदमी डरते हुए उस घर के अंदर जाता है कि तभी उस घर में एक दरवाजा खुलता है। जैसे ही वह आदमी उस दरवाजे की तरफ पलटता है कि तभी उस दरवाजे में से एक हाथ निकलता है और उस आदमी का पैर खींचते हुए अंदर की तरफ ले जाता है और वह आदमी जोर से चीखता है। कुछ साल बाद दिल्ली शहर में वंश नाम का एक लड़का अपनी पढ़ाई कर रहा था कि तभी उसके पास एक अननोन कॉल आता है। हेलो, आप वंश बोल रहे हैं? आपकी नानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने गांव आ जाइए। वंश उस अननोन आदमी से कुछ बोलता कि इतने में कॉल कट हो जाता है कि तभी तुरंत वंश अपने दोस्त दक्ष को फोन करता है। दक्ष, हमें अर्जेंटली गांव जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी नानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर हम गांव नहीं गए तो मेरी नानी को कुछ भी हो सकता है। दोस्त, तू चिंता मत कर, हम आज शाम की ही गाड़ी से नानी के पास जाएंगे। इतना कहकर वह दोनों फोन कट करके पैकिंग करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। दक्ष वंश के पास आता है और दक्ष और वंश दोनों दोस्त गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। इस तरह अगले 4 घंटे बाद दक्ष और वंश दोनों ही सहारनपुर गांव में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें बहुत ही अजीबोगरीब आवाज आ रही थी। वह आवाज ना तो किसी जानवर की थी, ना ही किसी इंसान की। ऐसा मानो जैसे कि कोई शैतान अपनी भयंकर आवाज में रो रहा हो। यार वंश, ये गांव तो एक गांव नहीं बल्कि भूतों का लोक लग रहा है। दक्ष, तू कैसी अजीबोगरीब बात करता है?
रात का समय है और ऊपर से गांव भी है, होगा कोई जानवर। तुम सच में बहुत ही ज्यादा फट्टू हो। वंश इतना बोलता है और उसका हाथ पकड़कर आगे की तरफ निकल जाता है, जहां उसे अपनी नानी का घर दिखाई देता है। उस घर में से किसी के खूब जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन फिर भी वंश और दक्ष नानी के घर में चले जाते हैं, जहां वंश अपनी नानी को आवाज लगाते हुए बोलता है, नानी, नानी, देखो तुम्हारा वंश आ गया। कहाँ हो नानी तुम? अरे बेटा, तू आ गया। मैं तो तेरी राह कब से देख रही थी। अच्छा हुआ तू यहाँ पर आ गया। तुम दोनों यहाँ पर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर नानी वहाँ से चली जाती है कि तभी उनको एक बार फिर किसी के रोने की आवाज आती है। साथ ही उनके कमरे की खिड़की से किसी इंसान के सड़े हुए मांस की बदबू आती है। वहाँ पर कुछ भी सही नहीं चल रहा था। ये सब देख दक्ष वंश से बोलता है, वंश, हम लोग जब से यहाँ आए हैं तब से कुछ न कुछ अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं। अब तो ही देख, यहाँ पर कितनी गंदी बदबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान को मार कर रखा हो। वैसे दक्ष, तुम बोल तो बिल्कुल सही रहे हो, बदबू तो मुझे भी आ रही है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से नानी आती है और उनके हाथों में नॉनवेज की प्लेट थमा कर वहाँ से चली जाती है। नॉनवेज को देखकर वंश बोलता है, अरे वाह, आज तो नानी ने भी नॉनवेज बनाया है। नानी के हाथ का खाना खाए हुए काफी समय हो चुका था। चल दक्ष, अब अच्छे से नॉनवेज को खाते हैं। वह दोनों जैसे ही एक लेग पीस उठाते हैं और खाते हैं कि तभी उस लेग पीस में से खून टपकने लगता है और ये देखकर दक्ष बोलता है, वंश, लगता है ये लेग पीस कच्चा है, तभी तो इस लेग पीस में से खून निकल रहा है। हाँ यार, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। खैर, मुझसे तो ये खाया ही नहीं जा रहा है, मैं नहीं खा रहा इसे। इतना कहकर वह दोनों अपनी अपनी प्लेट को साइड रख देते हैं और सोने के लिए जैसे ही बिस्तर पर जाते हैं कि उनके बिस्तर पर हड्डियां दिखाई देती हैं। ये देखकर दक्ष एक बार फिर वंश को बोलता है, यार वंश, तू मान चाहे न मान, लेकिन यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। देख, पहले तो वो आवाज, जिसके बाद यहाँ पर इतना घना अंधेरा, फिर उसके बाद किसी के रोने की आवाज, फिर उसके बाद किसी मरे हुए इंसान की बदबू, फिर उसके बाद ये कच्चा नॉनवेज, और अब ये हड्डियां। मैं तो अगली सुबह ही जा रहा हूँ अपने शहर। अरे दक्ष, किसी बिल्ली ने खाकर यहाँ पर फेंक दिया होगा। तू इतना क्यों डर रहा है? मैं इस गंदी सी चादर पर नहीं सोऊंगा। अच्छा ठीक है, जाकर तू नानी माँ से चादर ले ले। वंश की बात से दक्ष सहमत होता है और नानी माँ से चादर लेने के लिए जाता है। माँ, नानी माँ, यहाँ का चादर बहुत ज्यादा खराब हो रखा है, क्या आप मुझे बिछाने के लिए एक चादर देंगे? बेटा, तू अंदर आकर चादर ले जा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, मुझे उठने बैठने में दिक्कत हो रही है। दक्ष कुछ नहीं बोलता और नानी माँ के कमरे में चला जाता है कि तभी दक्ष चीखने लगता है। वंश दक्ष का इंतजार कर रहा था, लेकिन दक्ष अभी तक नहीं लौटा था और उसको ढूंढते हुए वह नानी माँ के पास जाता है और नानी माँ से बोलता है, नानी माँ। हाँ बोलो बेटा वंश। वंश अपनी नानी से कुछ बोलता कि इतने में उसकी नजर शीशे पर पहुंच जाती है, जहां वह देखता है कि उसकी नानी माँ के भेस में नानी माँ नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल है। वंश बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन वंश अपने आप पर काबू पाता है और निडर होकर अपनी नानी माँ से बोलता है, नानी माँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है, क्या आप मुझे लालटेन दे सकती हैं? क्या पता लालटेन की रोशनी से मेरा डर खत्म हो जाए। उसकी बात सुनकर नानी उसके हाथ में लालटेन देती हैं और थोड़ी देर बाद वंश उस लालटेन को ले जाकर उस लालटेन के मिट्टी का तेल गिरा देता है और उस घर में आग लगा देता है, जिसके बाद वह दौड़ते हुए घर के बाहर चले जाता है कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है, बेटा तू मुझे अकेला जलता हुआ छोड़कर जा रहा है, तू ऐसा क्यों कर रहा है? तू मेरी नानी माँ नहीं हो सकती, तुमने मेरे दोस्त दक्ष को मारा है और तुम एक चुड़ैल हो। बताओ आखिरकार तुम ये क्यों कर रही हो? बेटा मैं तुझे सारा सच बताती हूँ। कुछ साल पहले यहाँ पर तुम्हारे माँ बाबा ने अकेला छोड़ दिया था मुझे। मैं भूखी प्यासी तड़पती रही। भूख प्यास की वजह से मैं बीमार पड़ गई, इतनी बीमार कि मेरी हिम्मत ही नहीं थी कुछ करने की, और इस तरह मैंने अपना दम तोड़ दिया। मैं मर गई, लेकिन मेरी भूख शांत नहीं हुई, इसलिए मेरे घर की तरफ से कोई भी आता या जाता तो मैं उसको खा जाती हूँ। पर नानी माँ, अब आप इस दुनिया की नहीं हैं, आपको अपनी दुनिया में जाना ही होगा। इतना कहकर वंश वहाँ से अपने शहर चला जाता है तो वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल नानी जलकर मर जाती है। वंश अब इस काली रात को एक बुरा सपना समझकर भूल जाता है।